हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा चल रहा है और क्वेश्चन नंबर है 22 हमारे सामने। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका। बच्चों 2 डाइस है आपके पास। लूडो खेलते हो, जिस लूडो वाली सांप सीढ़ी वाली जो गेम है उसमें जो डाइस होती हैं, वैसी आपके पास 2 डाइस है। एक ब्लू कलर की है और एक ग्रे रंग की है। तो आपने वो दोनों डाइस सेम टाइम के ऊपर फेंकी। सेम टाइम के ऊपर आपने दोनों डाइस जो है वो यूज़ की, रोल की। अब सबसे पहला काम होता है आपको सैंपल स्पेस बना लेना। तो देखो सैंपल स्पेस से पहले हम पढ़ लेते हैं कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। तो सैंपल स्पेस 2 डाइस का बना के उसके बाद आपको ये टेबल दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। तो पहले हम 2 डाइस के केस में सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे बच्चों। तो देखो पहली जो डाइस है बच्चों वो है ब्लू रंग की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 बच्चों यही नंबर आ सकते हैं। और जो दूसरी डाइस है वो है ग्रे रंग की, उसके ऊपर भी क्या नंबर आ सकते हैं, यही 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं बच्चों। क्योंकि डाइस के ऊपर पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, एक डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर यही होते हैं बच्चों। अब आगे देखो ग्रे कलर की डाइस में भी यही होंगे। अब सैंपल स्पेस कैसे होता है, ऐसा हो सकता है मैंने डाइस ब्लू वाली फेंकी उसके ऊपर 1 आया और ग्रे कलर वाली डाइस फेंकी उसके ऊपर भी 1 आया। तो मतलब 1 1 एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ऐसे ही पहली डाइस पे 1 आया और दूसरी पे 2 आ सकता है बच्चों। 1 के साथ 3 आ सकता है दूसरी पे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 बच्चों। ऐसे ही करके हो सकता है आपका पहली टाइम ब्लू वाली डाइस पे 2 आ जाए और ग्रे वाली पे 1 आ जाए। तो मतलब ये सारी पॉसिबल चीज़ें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे ही 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ये सारे पॉसिबल आउटकम जो है जिसको सैंपल स्पेस बोलते हो, ये आपको लिख लेने हैं। अब देखो डाइस के केस में फार्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने का 6 की पावर n। अब आप यहाँ पे 2 डाइस फेंक रहे हो तो 6 की पावर 2, तो टोटल 36 केस बनेंगे बच्चों। अगर एक डाइस फेंकते तो 6 की पावर 1 तो 6 ही आते हैं। तो देखो एक डाइस के केस में 6 आ रहे हैं। तो ये सारे आपको पॉसिबल आउटकम सबसे पहले लिख लेने हैं। तो क्या लिखोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग दी 2 डाइस। जब आप 2 डाइस को यूज़ करोगे, दोनों डाइस को थ्रो करोगे तो ये आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। ऐसे करके लिखना है और ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को लिखना है। ये एक एलिमेंट होता है तो इसको अगर आप बच्चों गिनोगे तो 36 है। तो ये मैंने डिटेल में और भी बताया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, उसमें देख सकते हो। यहाँ तक समझ में आया। अब पढ़ते हैं टेबल में क्या करना है। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दिया गया है बच्चों, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। ध्यान से समझते जाइए। ये सैंपल स्पेस अच्छे से बना लीजिएगा, हर एक एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। तो कौन से इवेंट लेने हैं, दोनों डाइस के नंबर का सम करना। मान लो मेरी पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे भी क्या आया, 1 आया। तो 1 और 1 जो 2 नंबर आए इनका सम करना है। सम मतलब प्लस करना है। 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखो इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, तो जब सम 2 आएगा फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे 1/36 आ रही है तो बच्चों सम 2 कितनी बार आएगा। देखो जैसे 1 और 1, पहली डाइस पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1, इन दोनों का सम करो। 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2। तो यहाँ पे सम 2 आ रहा है। और कोई भी एलिमेंट लोगे कहीं पर भी सम 2 नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। तो सम 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो सम 2 एक ही बार आ रहा है। टोटल कितने केस थे बच्चों, ये टोटल कितने केस थे, टोटल केस थे 36। तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 आने की। यहाँ तक बात समझ में आई। ऐसे ही जब सम 3 आएगा, 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर 4 सम आने की, 5 की, 6 की, ऐसे सभी एलिमेंट्स का सम निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम आने की। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो हमारे पास क्या है, पहला टेबल के अंदर बॉक्स जो है वो उसने भर के दिया हुआ मेरे को। अब मैं ये मेरे को फाइंड करने हैं। अब आगे से इसको मैं इवेंट 1 मान लेता हूँ। इवेंट क्या होता है, जब सम 3 4 कुछ भी सम आएगा उसको एक इवेंट मानते हैं।
तो मैं लेट कर लेता हूँ E1, मतलब इवेंट 1 कौन सा मान रहा हूँ, इक्वल्स टू सम ऑफ 2 डाइस इज 3। कब? जब दोनों डाइस का सम कितना आएगा 3। तो बच्चों सम 3 कब आ सकता है? जब पहला नंबर 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, तभी तो इनका सम 1 + 2 3 बनेगा। या ऐसा हो सकता है पहली डाइस पे 2 आ जाए और दूसरी पे 1 आ जाए, तब भी 2 + 1 सम बच्चों 3 बनेगा। समझ में आ रही है बात? पहले वाली डाइस के ऊपर 1 आ गया, दूसरी पे 2 आ गया, तो दोनों को सम करो 3 आएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही 2 1 का केस। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब सम 3 आएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो सम 3 कब कब आएगा, तो देखो जैसे 1 और 2, इसमें भी 3 आएगा। 1 और 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 होगा। ये नहीं लेना, वो लेने हैं जहाँ पे सम 3 आएगा। ऐसे 2 और 1 लो, 2 + 1 3, तो ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जहाँ पर सम 3 आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो मैंने ये एलिमेंट लिख लिए जहाँ पे सम 3 आ रहा है। तो ये मैंने लिख लिए कहाँ कहाँ पे सम 3 आ रहा है। अब n ऑफ E1 का क्या मतलब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1। इवेंट 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, मतलब जहाँ पे सम 3 आ रहा है वो कितने एलिमेंट्स है। एक तो ये एलिमेंट है, एक ये, तो 2 एलिमेंट ऐसे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं। समझ में आ रही बात? अब अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट 1 की, तो क्या फार्मूला होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, या इसको फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस बोल सकते हो, वो भी सही है बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इवेंट 1 में, तो 2 है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, तो बच्चों ये 36 थे। समझ रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस वो कितने हैं? 36। इन सभी को गिन सकते हो, तो 2/36 इसका आंसर आ जाएगा। कैंसिल भी कर सकते हो बच्चों। समझ में आ रही है बात? तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट 1 की। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट को समझाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इवेंट 2 हमने किसको लेट कर लिया? सम ऑफ 2 डाइस इज 4। जब 2 डाइस के नंबर का सम करके 4 आएगा बच्चों, नेक्स्ट 4 आएगा, तो देखो 3 सम की प्रोबेबिलिटी आई थी 2/36, वो हमने लिख ली। समझ में आ रही बात? अब देखो 4 सम कब आएगा, तो देखो 4 नंबर्स का सम 4 कब आएगा? जब फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, 1 + 3 4 हो जाएगा। वो सारे एलिमेंट्स इनमें से लिख लो जब सम 4 आ रहा है। तो देखो बच्चों सम 4 कब आ रहा है? जैसे 1 और 3 है, 1 + 3 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, 2 + 2 कितना होता है? 4। ये मैंने वो सारे एलिमेंट लिख लिए। टोटल 36 में से वो एलिमेंट लिखने हैं जिनका सम करके 4 आए। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये एलिमेंट्स लिख लिया आपने। लिखने कहाँ से होते हैं? यहीं से लिखने होते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इवेंट 2 में, ये हैं कितने? ये एक एलिमेंट होता है बच्चों, ये 2, ये 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये बच्चों? बोलो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो मतलब वही फेवरेबल केस अपॉन टोटल। तो टोटल तो बच्चों 36 थे, वो नीचे आ जाएंगे। और एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इवेंट 2 के अंदर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कितने हैं? 3। तो 3/36 आंसर होगा। तो सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/36। ऐसे करके टेबल भी कंप्लीट करते जाना आपको। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इवेंट 3 मैंने माना है सम ऑफ 2 डाइस इज 5। कब? जब सम 2 डाइस का 5 आएगा, तो सम 5 वाले लेने हैं। अब वो सारे एलिमेंट ले लो इवेंट 3 के अंदर जब सम 5 आएगा। जैसे 1 और 4, 1 + 4 5 होता है, ये भी सही है। 2 + 3 भी 5 होता है, ये भी सही है। 3 + 2 5 होता है, ये भी सही है। 4 + 1 5 होता है। तो ये मैंने वो सारे एलिमेंट बच्चों लिख लिए हैं, यहाँ से ढूंढ के बच्चों लिखने हैं घर में। ठीक है? तो ये मैंने वो सारे एलिमेंट्स लिख लिए जब दोनों का सम 5 आएगा। समझ रहे हो? ठीक है? तो ये हैं कितने? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो इवेंट 3 में, 1 2 3 4, तो मतलब ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इवेंट 3 की। क्या फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 3 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो इवेंट 3 में एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? 4, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं टोटल? 36। तो 4/36 आपका आंसर होगा। तो टेबल में आगे भर दो 4/36। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? और नोट कर लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों।
नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, इवेंट 4 है मेरे पास। इसमें क्या चाहिए, सम ऑफ 2 डाइस इज 6। जब दोनों डाइस के नंबर का सम करके 6 आए, समझ रहे हो, तो सम 6 वाला चाहिए और इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। अब देखो बच्चों, इसमें से वो एलिमेंट्स आपको ढूंढ लेने हैं जब सम करके 6 आए। जैसे 1 और 5, देखो 1 + 5 6 होता है, 2 + 4 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है, 5 + 1 भी 6 होता है। वो सारे एलिमेंट्स आप ढूंढ लो बच्चों जिसमें सम करके 6 आए। तो ये तो लिख लिया आपने इवेंट 4 में आने वाले एलिमेंट, लेकिन n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने इवेंट 4 में, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, फार्मूला क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 4 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में तो 36 एलिमेंट है और इवेंट 4 में कितने हैं बच्चों, 5। तो 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/36। क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/36। अब नेक्स्ट चेक करते हैं इवेंट 5। तो इवेंट 5 में क्या, सम ऑफ 2 डाइस इज 7। कब, जब सम दोनों नंबर्स का सम, दोनों डाइस के नंबर का सम करके 7 आएगा। तो देखो जैसे 1 और 6 बच्चों 7 होता है, 2 + 5 भी 7 होता है, 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है, 6 + 1 भी 7 होता है। समझ में आ रही है बात। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनो इवेंट 5 में, 1 2 3 4 5 6। तो कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 5 अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में तो 36 है बच्चों, वो नीचे ही लिखने हैं, समझ रहे हो। और इवेंट 5 में कितने आ रहे हैं, 6। तो 6/36 बच्चों इसका आंसर होगा। तो इस टेबल में लिख दो बच्चों 6/36। अब नेक्स्ट करेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट कर लो। नेक्स्ट समझते हैं इवेंट 6 को। इवेंट 6 में क्या है, सम ऑफ 2 डाइस इज 8। अब वो एलिमेंट्स लेने हैं जब सम करके 8 आए। तो बच्चों लिख लो जल्दी से, सम करके 8 इवेंट 6 में लिखने हैं। तो 2 6 भी 8 होता है, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। यही वो एलिमेंट्स हैं जब सम करके 8 आएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 6, तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों आ जाएंगे 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 की क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 6 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में टोटल 36 थे, तो इवेंट 6 में कितने आ रहे हैं, 5। तो 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी है 5/36। तो ये इधर लिख दो, टेबल भी भरते जाओ। अब नेक्स्ट है इवेंट नंबर 7। इसमें क्या चाहिए, सम ऑफ 2 डाइस इज 9। यहाँ पे क्या चाहिए, जब दोनों नंबर का सम करके 9 आए। तो बच्चों वो लिख लो, 9 कब आएगा, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। तो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4। तो ये है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट साइन इवेंट 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 7 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में 36 है बच्चों, तो इवेंट 7 में आ रहे हैं 4। तो 4/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसकी आ जाएगी 4/36। टेबल भी भरते जाना है, यहाँ तक नोट करो आप, फिर नेक्स्ट समझाते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इवेंट नंबर 8, जिसमें सम ऑफ 2 डाइस हमें 10 चाहिए। अब सम करके कितना चाहिए, 10। वो एलिमेंट्स ढूंढ लो इसमें से, जब सम करके कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ तो ढूंढ लो। इवेंट 8 में क्या आएगा, 4 + 6 10 होता है, 5 + 5 भी 10 होता है, और 6 + 4 भी 10 होता है। तो ये सारे वो एलिमेंट हैं जहाँ पे सम करके 10 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो कितने हैं इवेंट 8 में, 1 2 3। तो 3 लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8, ऊपर लिखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इवेंट 8 में, वो है बच्चों 3। और टोटल एलिमेंट्स कितने थे सैम्पल स्पेस में, 36। तो नेक्स्ट टेबल के बॉक्स में भर दो 3 कितना, 36। नेक्स्ट इवेंट नंबर 9 को देखते हैं। अब सम करके कितना चाहिए बच्चों, 11 चाहिए। सम ऑफ 2 डाइस इज़ 11। तो इवेंट 9 में वो एलिमेंट्स लिखो जब सम करके आपका 11 आए। जैसे 5 + 6 कितना होता है बच्चों, 11 होता है, 6 + 5 भी 11 होता है। तो यही दो एलिमेंट हैं जहाँ पे सम करके 11 मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इवेंट 9 में, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही हैं। ये एक एलिमेंट होता है और ये भी एक ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 9, तो 2 आएगा। और सैम्पल स्पेस में कितने थे बच्चों, 36। तो नेक्स्ट लिख दो 2/36। ठीक है, ये नोट करो। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
लास्ट देखते हैं टेबल में क्या चाहिए, अब 12 चाहिए। तो इवेंट 10 मान लो, सम ऑफ 2 डाइस इज 12, तो वो एलिमेंट लिखने हैं जब सम करके 12 आएगा। तो बच्चों इसमें से सिर्फ यही नंबर, यही एलिमेंट ऐसा है जब सम करके 12 आएगा, जैसे 6 + 6 12, तो ये एलिमेंट लिख लो, 6 + 6 12 होता है, तो वही चाहिए जहाँ पे सम 12 आएगा। तो ये कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये 1। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट 10 की क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 1, और टोटल कितने थे बोलो, 36 थे। तो लास्ट में भर दो 1/36। इसको नोट करो। अब सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट समझते हैं इसी क्वेश्चन का। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें। तो सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट दीज आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो उस बच्चे ने बोला कि ये 11 पॉसिबल आउटकम्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इधर से गिनो, इधर से 11 ही आएंगी। तो ये इसने लिखा हुआ है, तो ये सारी लिखी हुई है वही जो बच्चों ऊपर हैं। तो देयरफॉर ईच ऑफ देम, तो इनमें से हर किसी की प्रोबेबिलिटी हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11। तो कोई बच्चा कह रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम है और सभी की आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, ऐसा कोई स्टूडेंट कह रहा है। आप खुद देखो, क्या इनमें सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है? नहीं आ रही है। हमने खुद सॉल्व करके देखा, कभी 1/36, 2/36, सभी की तो 1/11 नहीं आ रही है, लेकिन ये बच्चा बोल रहा है आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप इससे सहमत हो? जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर बताओ। तो भाई हमें सामने दिख रहा है प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रही है, मतलब ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है सभी के सब, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, इक्वली लाइकली नहीं है। बस इतना सा लिखना है। तो क्या लिखना आंसर में आपको, नो। नो का क्या मतलब कि नहीं आएगी 1/11। वी डू नॉट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट बिकॉज दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था, इसको नोट कर लो बच्चों। बच्चों एक छोटी सी ट्रिक और सीख लो इसी क्वेश्चन के लिए, वो डिटेल वाला मेथड हमने बता दिया आपको। एक और चीज़ सीखो नहीं तो देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा था सम 2 चाहिए, तो देखो सम 2 पहले तो डाइस के नंबर ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली रफ में, 1 2 3 4 5 6। बच्चों यही 6 नंबर आएंगे ब्लू के डाइस के केस में। ग्रे में भी 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे। तो इनका अगर सैम्पल स्पेस बनाना पड़े ऐसे ही बना सकते हो, 1 1 1 2 1 3, समझ रहे हो, ऐसे करके, फिर ऐसे 2 1 2 2, ये सारा सैम्पल स्पेस इस तरह से बना सकते हो एक एक नंबर लिख के। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या ट्रिक बताने वाला हूँ, 1 मिनट के अंदर बता दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हो। तो देखो सम 2 चाहिए, तो देखो 1 + 1 2, तो ये सम 2 इधर आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता चलेगा, एक नई चीज़ आएगी, डायगोनल में सम बनेगा। देखो कैसे, सम 3 चाहिए जब, तो देखो 2 + 1 कितना आ रहा है सम 3, 1 + 2 कितना सम, ये भी 3 आ रहा है। तो देखो डायगोनल में बनेंगे हमेशा। अब देखो सम 4 चाहिए, तो 4 चाहिए, 3 + 1 कितना 4, 2 + 2 कितना 4, 1 + 3 कितना 4, तो ये भी देखो डायगोनली बन रहा है। समझ में आ रही है बात? कोई बात नहीं। आगे देखो 5 सम चाहिए, तो देखो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 कितना 5। तो देखो हर एलिमेंट्स में डायगोनली सम ही बनेगा। चल रहा है पता? कोई बात नहीं। आगे देखो 6 सम चाहिए, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो दिख रहा है आपको बच्चों, हर बार डायगोनली ही सम बनेगा। समझ रहे हो? आगे देख लो, नहीं पता चला तो 7 देखो, सम 7 चाहिए, 6 + 1 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो देखो ये भी डायगोनली ही बन रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा एग्जाम में करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि डायगोनली बनेगा। 8 चाहिए नेक्स्ट सम, तो देखो 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 6 + 2 8। समझ में आ रही है बात? जिस बच्चे को पता चल चुका है वो वीडियो को आगे करके भी देख सकता है। जैसे 9 सम चाहिए, 10 11 12, तो देखो 12 सम चाहिए, तो देखो 6 + 6 12, 11 चाहिए, 6 + 5 11, 5 + 6 11, हमेशा डायगोनली बनेगा। 10 चाहिए, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10। तो देखो समझ रहे हो? 9 चाहिए, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9। तो हमेशा डायगोनली बनेगा।
तो डायगनली बनाओगे बच्चों, आपको सामने दिख जाएगा जो सम चाहिए, जो भी सम बोले, सारे तो वो नहीं देगा एग्जाम के अंदर, कोई एक दो जो सम देगा तो वो आप डायरेक्टली डायगनल से देख सकते हो, उसी डायगनल में बनेगा। देख लो सभी डायगनल में बन रहे हैं। समझ में आ रही बात? यही सिखाना चाह रहे थे, यहाँ तक नोट करो। अब आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं बच्चों। तो 23 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो देखो क्या है 23 क्वेश्चन। ए गेम कॉन्सिस्ट्स ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो देखो 1 रुपये का सिक्का है बच्चों, हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, आपको उसको 3 टाइम्स टॉस करना है। जैसे मैंने एक बार कॉइन को फेंका, हेड आ सकता है, दूसरी बार फिर से फेंका, फिर से हेड आ सकता है, तीसरी बार फिर से फेंका, फिर से हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। तो लेकिन कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना है। तो बच्चों जब भी आपके पास 3 कॉइन्स हो या एक ही सिक्के को 3 बार टॉस करो, तो जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 की पावर n। कॉइन के केस में, सिक्कों के केस में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट का फार्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? कितनी बार कॉइन को फेंक रहे हो या कितने सिक्के हैं। 3 बार फेंक रहे हो तो 2 की पावर 3, तो ये 8 बनेंगे। अब 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाने के लिए बच्चों आपको 8 में क्या करना है? 8 का हाफ कर देना है, 8 का हाफ कर देना। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार बच्चों आपको हेड लिखना है, 3 4, और 4 ही बार बच्चों आपको टेल लिखना है। समझ में आ रही है बात? 4 का हाफ कितना होता है? 2। फिर आपको बच्चों 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है। फिर 2 का आधा कितना होता है बच्चों? 1। 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 3 कॉइन्स के केस में। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने रफ में समझा भी दिया, हालांकि इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा बच्चों अभी सीख लो, और ये सैंपल स्पेस के अंदर लिख देना है इसको। समझ में आ गई बात? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, वो सबसे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, ठीक है? नहीं तो वीडियो ये काफ़ी टाइम ले लेगी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन को समझाना है। तो हमने 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस लिख लिया। क्या लिखेंगे? हेयर सैंपल स्पेस इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस क्या है? जब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे, उसमें जो टोटल एलिमेंट्स आ सकते हैं, तीनों बार हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, तो ये सारी कंडीशनें हमने लिख दी। क्या यहाँ तक बच्चों समझ में आया? अब आगे देखते हैं 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम। वो बच्चा 3 बार, जो गेम है टॉस करने की, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार टॉस करना है, और जो उसका रिजल्ट आएगा हर टाइम उसको नोट करते जाना है। हनीफ विन्स, ठीक है? हनीफ विन्स इफ ऑल दी टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो देखो जो ये लड़का गेम खेल रहा है हनीफ नाम का, ये जीत जाएगा अगर तीनों टाइम सेम रिजल्ट आया। सेम क्या? अगर मैंने तीनों बार कॉइन को फेंका, 1 रुपये के सिक्के को, तीनों बार हेड आया तो मैं जीत जाऊंगा, मतलब वो लड़का जीत जाएगा। अगर तीनों बार टेल आया तब भी जीत जाएगा, मतलब सेम रिजल्ट में जीतेगा। सेम रिजल्ट क्या होगा? तीनों बार हेड या तीनों बार टेल। समझ में आ रही है बात? आगे देखो फिर, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज 3 हेड्स, अगर तीनों हेड्स आए और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। क्या मतलब हुआ इसका? हमें अगर तो तीनों बार सेम रिजल्ट आया, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर तीनों टाइम सेम रिजल्ट आया तो वो बच्चा जीत जाएगा जो गेम खेल रहा है। अगर अलग रिजल्ट आया मतलब तो फिर हार जाएगा। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हारने की। समझ में आ रही है बात? तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में? तो हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में? वो है 8। समझ रहे हो? क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो अब देखो ये सारे लिख लिए। हनी विल लूज द गेम इफ ऑल द 3 टॉसेस डू नॉट हैव सेम रिजल्ट। वो लड़का हार जाएगा अगर सेम रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें से वो एलिमेंट लिख लो जब सेम रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तीनों टेल है, ये नहीं लिखना बच्चों। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है क्योंकि तीनों हेड हैं, बाकी सारे लिख लो। तो ये मैंने फेवरेबल केसेस में वो सारे लिख लिए जहाँ पे सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम रिजल्ट में वो जीत रहा है। हमें हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वही हमारा फेवरेबल केस है जब वो हार रहा है। हार कब रहा है? जब सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल केस क्या आ गया 6 अपॉन टोटल केस कितने हैं बच्चों 8। तो ये आंसर होगा इसका। सेम टेबल से कैंसिल करना होता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लो। एक और तरीका है मेरे पास, उससे भी समझा देते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। वी नो, आप क्या जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होती है। तो मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन इक्वल्स टू 1। मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट विन, नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना आएगा बच्चों 1 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब उसने बोला था यहाँ पे कि वो जीत जाएगा कब, जब सेम रिजल्ट आएगा। तो सेम रिजल्ट आएगा तो वो जीत रहा है। तो मेरे को ये बताओ बच्चों, सेम रिजल्ट कितनी बार आ रहा है, हेड हेड, ठीक है, एक बार तीनों हेड आ रहे हैं और एक बार तीनों टेल आ रहे हैं। तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी विन की है, ठीक है, वो कब आएगी, ठीक है, फेवरेबल केस है सेम रिजल्ट अपॉन टोटल केस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विन होगी। सेम रिजल्ट कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। और टोटल केस कितने थे बच्चों 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 1/4 आ जाएगी जीतने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही है बात बच्चों, 1/4 आ जाएगी। सेम रिजल्ट का क्या मतलब, जैसे दोनों हेड तीनों हेड और तीनों टेल आ रहे हैं, तो ये तीनों बार सेम रिजल्ट आया। तो विन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई जीतने की, 1/4 प्लस नॉट विन का क्या मतलब, हारने की, इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन की, समझ रहे हो, प्लस का 1/4 ट्रांसपोज होके माइनस का 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 1 कितना 1 और 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3/4। तो बच्चों पहले भी यही आई थी। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको नोट कर लो। आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगता आप छोड़ सकते हो, हमारा काम है दोनों तरीके बताना, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 को समझेंगे बच्चों। तो 24 क्वेश्चन में क्या है देखते हैं बच्चों। तो 24 क्वेश्चन को देखिए क्या है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो एक डाइस को लिया गया, डाई को 2 बार रोल किया गया। तो बच्चों 2 बार डाइस को रोल करोगे, सैम्पल स्पेस बनाना काफ़ी बार बता चुके हैं अगर आप सारे लेक्चर पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है डाइस के केस में, 6 की पावर n। तो कितनी डाइस फेंक रहे हैं 2, तो 6 की पावर n की जगह आ जाएगा 2, तो 6 की पावर 2 कितना होता है 36। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस के आएंगे 6 की पावर 2, मतलब 36 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो आपको वो नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर 5 एक भी बार नहीं आए। ध्यान से सुनिए बच्चों, आपने यहाँ पे लूडो की डाइस को 2 बार रोल करना है, एक बार फेंका 5 अगर आ गया तो नहीं लेना, दूसरा केस नहीं लेना, आपको वही केस लेने जैसे पहले फेंका मान लो 1 आ गया, दूसरी बार फेंका मान लो 4 आ गया, तो 1 और 4 वाले केस ले लेना है। मतलब अगर दोनों में से एक भी बार 5 आ गया तो आपको वो केस नहीं लेना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बोल रहा है अगर 5 एक भी बार आ गया तो वो नहीं, आपको वही नहीं लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ इवेंट किसको, इवेंट दैट 5 विल कम अप आइदर टाइम। मैं टोटल 36 में से वो केस आपके सामने लिख रहा हूँ जब दोनों में से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है। आइदर टाइम का क्या मतलब, या तो पहली डाइस पे या दूसरी डाइस पे, समझ रहे हो। तो देखो ये डाइस फेंकी, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 5, ऐसा केस आपको नहीं लेना है। तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा इसमें, इवेंट प्लस नॉट इवेंट वाला 1। समझ रहे हो, एक तरीका ये है, एक डायरेक्ट भी है, दोनों से बता दूंगा, आप सब्र रखिए और सुनते जाइए। जैसे 1 5 है, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, तो देखो इन दोनों में से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है, तो ये केस भी नहीं लेना, आ तो इधर दोनों बार रहा है, लेकिन अगर एक भी बार 5 आ गया नहीं लेना उसने,
ठीक है। 6 और 5, इधर 5 आ रहा है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आना था, वो हमने पहले ही लिख लिया, और 5 6। तो वो केस इसको नहीं लेने हैं जहाँ पे दोनों में से, देखो ये सारे नंबर एलिमेंट्स चेक करो तो देखो कम से कम दोनों में से एक में तो 5 है ही है, दोनों में से कम एक में तो 5 है ही है, तो देखो दोनों में से कम एक में तो 5 है ही है। तो ये हमने वो सारे ही टोटल 36 में से वो केस हमने पहले ही लिख लिए जहाँ पे 5 आ रहा है। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट कितना आ रहा है, 11। तो मैं इवेंट नॉट किसको मान रहा हूँ, इवेंट व्हेन 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। यहाँ पे ई मैंने माना जब कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है, और ई नॉट उसको माना जब 5 एक भी बार नहीं आ रहा। तो ये वही फार्मूला लग जाएगा क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होती है। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, मतलब कम से कम 5 एक बार तो आ ही रहा है, तो वो कितने टाइम्स है, 11 टाइम्स। टोटल केस कितने थे बच्चों, 36। तो इवेंट की है 11/36, तो नॉट इवेंट की कितनी होगी, तो ये निकल जाएगी। अब नॉट इवेंट का क्या मतलब, जब 5 नहीं आना चाहिए एक भी बार, तो 1 प्लस का 11/36 ट्रांसपोज होके माइनस का 11/36, 36 इंटू 1 कितना होता है 36, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इंटू 11 कितना 11, और 36 इंटू 1 कितना 36, तो 36 में से 11 गया 25/36। क्या ये समझ में आया। एक तो ये तरीका था। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 36 में से 25 केस ऐसे हैं जहाँ पे दोनों में से एक भी बार 5 नहीं आएगा। 11 बार दोनों में से एक तो जगह 5 आ जाएगा, और 25 बार एक भी बार 5 नहीं आएगा। या तो ऐसे कर लो डायरेक्ट, अगर आपको ये निकालना था, अगर 11 टाइम्स ऐसा हो रहा है बच्चों, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कम से कम एक बार तो कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, तो टोटल केस थे 36। तो 5 इवेंट नॉट जो मैं लिख रहा हूँ 5 विल नॉट कम, ठीक है, अप आइदर टाइम। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मेथड 2 बता रहा हूँ बच्चों, वो भी सही था। ऐसे समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया दूसरा समझो, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आएगा दोनों में से, तो टोटल केस थे 36। तो 36 में से माइनस कर दो 5 एक साथ कितने पे आ रहा है, देखो टोटल नंबर है, उधर 5 आ भी रहे हैं 5 नहीं भी आ रहे हैं, 36 है, उसमें से वो नंबर सारे एलिमेंट्स माइनस कर दो जब 5 एक साथ आ रहे हैं, तो कौन से बचेंगे जब 5 एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये नंबर जो है जिसमें 5 आ रहा है ये माइनस कर दो, ये कितने थे 11, तो 36 में से 11 माइनस कर दो तो 25 बचेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितने हैं ये, जब 5 एक भी बार नहीं आ रहा, तो ये है 25, और टोटल केस कितने थे 36। ऐसे कर लोगे, बोलो बच्चों पता चला। देखो जैसे मेरे पास कोई बॉक्स है, इसमें कौन से नंबर हैं, टोटल है 36, इसमें 5 दोनों नंबर में से कम एक बार 5 आ रहा है, और एक केस है जिसमें 5 आ ही नहीं रहा, समझ रहे हो। तो मैंने इधर क्या है, दोनों में से एक जगह पे तो 5 आ रहा है, या तो पहले वाली पे या तो दूसरी वाली पे, तो मैंने जहाँ पे 5 आ रहा है इसको उड़ा दिया, इसमें से माइनस कर दिया 36 में से। अब यही नंबर बचेंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा, वो 25 बचे। नहीं पता चला कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। अब सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए। सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 5 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। किस चीज़ की, कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए, बाकी 2 बार आए 50 बार आए हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो देखो ये सारे वो केस हैं जहाँ पे कम से कम एक बार 5 तो आ रहा है। देख लो कम से कम एक बार 5 तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार 5 तो आ ही रहा है, कोई भी देख लो, इधर भी देखो कम से कम एक 5 तो आना ही चाहिए। एक तो आ रहा है, 2 आ रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, एक तो चाहिए कम से कम, तो आ रहा है। तो ये कितने केस थे बच्चों, फेवरेबल केस 11 हो जाएंगे, और टोटल कितने हैं 36। ये इसका सोल्यूशन होगा, इसको नोट कर लो बच्चों। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नहीं समझ में आया
कमेंट सेक्शन खुली है, वहाँ से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 को समझेंगे बच्चों। 25 क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी होंगी, हमें पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट्स वगैरह हमारे पास सही है, एंड विच आर नॉट करेक्ट, और कौन सी गलत हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको इसका कारण भी बताना है, रीज़न भी देना है। फर्स्ट को देखते हैं, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। बोलता अगर 2 कॉइन को टॉस करो तो 3 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्या बोलता, 2 हेड्स, 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, एंड 1 ऑफ ईच, या 1 हेड 1 टेल, कुछ ऐसा होगा। ठीक है। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। यहाँ पे गड़बड़ कर गया। बोलता सभी की आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है। तो ये मैं बोल रहा हूँ गलत है, नॉट करेक्ट है। अब रीज़न भी देना पड़ेगा क्यों, और आपको समझाना भी पड़ेगा। देखो जब भी 2 कॉइन्स को फेंके, टॉस करे, फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो 2 कॉइन को फेंक रहे हो, पॉसिबल केसेस कितने आएंगे, 4। तो 4 का हाफ करो, कितना होता है, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 2 का हाफ करो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो ये आपका पॉसिबल आउटकम बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो मतलब ये केस आ सकते हैं 2 कॉइन के केस में। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स, ये हमने लिख दिए। अब देखो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हेड हेड कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स में से, 4 एलिमेंट्स में से हेड कितनी बार आ रहा है, दोनों बार हेड, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/4। ऐसे ही टेल टेल, दोनों तरफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ये भी 1 ही बार आ रहा है, कितने में से, 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ जाएगी भाई, 1/4। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही यहाँ तो 1 हेड 1 टेल आए, या 1 टेल 1 हेड आए, तो इन दोनों की आने, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 2 बार आ रहा है। टोटल कितने केस हैं, 4 में से। तो 2/4 कैंसिल करके 1/2 आएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये आ रही है, वो बोल रहा था 1/3 आएगी, इसलिए ये गलत था, इसलिए हमने लिखा नॉट करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कर लो। फिर सेकंड पार्ट समझाते हैं आपको। सेकंड पार्ट रह गया है, इसको भी समझ लेते हैं। इफ़ ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, डाई को रोल किया गया, थ्रो किया गया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो डाई के केस में बोलता 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। यहाँ तक तो सही कह रहा है बच्चों। तो देखो जो लूडो वाली डाइस है, डाइस को जब भी डाई को रोल करोगे तो फार्मूला होता है 6 की पावर n। एक ही डाई को फेंक रहे हो तो n की जगह 1, तो 6 पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो सैम्पल स्पेस आपका बनता है 1 2 3 4 5 6, यही बनता है। बोलता है इवन नंबर आएंगे। इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 6। तो इवन नंबर भी आ रहे हैं। और बोलता ऑड आएंगे। ऑड कौन से हैं, 1 3 और 5, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऑड नंबर भी आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो बच्चों ये सही कह रहा है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। ठीक है, ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देखो क्वेश्चन शायद मिस हो गया, इवन और ऑड उसने बोला है, दोनों की 1/2 है। NCERT पे देख लेना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो ये कंडीशन है। अब देखो ये हम बोल रहे हैं करेक्ट है, सही है। टोटल पॉसिबल आउटकम एक डाई के केस में यही आता है। आउट ऑफ देम ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से, 1 3 और 5, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यही है ऑड नंबर। और इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 4 6, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इवन है। तो गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, ऑड नंबर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 ऑड नंबर है, टोटल कितने हैं 6, 3/6 कैंसिल करो 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की कितनी है 3/6, क्योंकि इवन नंबर भी कितने हैं 3 हैं और टोटल 6 है, कैंसिल करो 1/2 आएगा, इसलिए करेक्ट था। वो भी यही बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। लास्ट में लिखना है हेंस बोथ हैव सेम प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/2। तो दोनों की सेम ही है, इसलिए ये सही था क्योंकि उसने भी यही बोला। ये क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन था। अगर आपको ये मैथ्स एनालिसिस की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
और अगर कोई डाउट रह गया हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो।